जानेंगे भाषा की परिभाषा एवं उसकी विशेषताओं की। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि भाषा क्या है। हमारे दैनिक जीवन में भाषा का काफ़ी प्रयोग होता रहता है। इसके अभाव में हम अपनी कोई भी बात किसी के सामने प्रकट नहीं कर सकते। समाज और मनुष्य दोनों के लिए भाषा की महत्ता है। भाषा का प्रयोग दो प्रकार से किया जा सकता है। पहला है मौखिक और दूसरा है लिखित भाषा। ये दोनों ही भाषाएं जो हैं हमारे जीवन में अत्यंत महत्व रखती हैं। भारत में अनेक प्रकार की भाषाओं का प्रयोग करने वाले नागरिक रहते हैं। वो अपनी भाषा के माध्यम से किसी दूसरे व्यक्ति को अपनी बात जो है उस तक पहुंचा सकते हैं। अब भाषा को लेकर के विविध विद्वानों ने अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। सर्वप्रथम हम भोलानाथ तिवारी जी के द्वारा जो परिभाषा दी गई है, उनका मानना है कि भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से हम सोचते हैं तथा अपने विचारों को हम व्यक्त करते हैं। जो हमने सोचा और उसे व्यक्त कर दिया। दूसरी परिभाषा है डॉक्टर बाबूराम सक्सेना जी के द्वारा दी गई है। बाबूराम सक्सेना जी भाषा को एक ऐसे ध्वनि चिन्ह मानते हैं जिसके माध्यम से जो मनुष्य है एक दूसरे के साथ अपने विचारों का आदान प्रदान करता है। तीसरी परिभाषा है आचार्य देवेंद्र नाथ के द्वारा दी गई है। इनका कहना है कि जो हम अपने ध्वनि यंत्र के द्वारा जो उच्चारण करते हैं, जो हमारी उच्चारित ध्वनियों के जो संकेत हैं, उनसे जो विचार बनते हैं, विचारों की पूर्ण अभिव्यक्ति ही भाषा है। ब्लूमफील्ड जो कि पाश्चात्य वैज्ञानिक हैं, उनका मानना है कि भाषा वह है जो समाज के अंदर व्यवहार करते हुए ध्वनियों के रूप में व्यक्त की जाती है, जो व्यक्ति के विचारों को समझने में सहयोग देती है। ये तो हैं सारी भाषा की परिभाषाएं जो विविध विद्वानों के द्वारा दी गई हैं। अब हम बात करेंगे कि भाषा के अंदर कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं। अब सबसे पहली विशेषता इसके अंदर हमने बताई है कि ये एक सामाजिक वस्तु के रूप में स्थापित है। अब भाषा का जो अर्जन है वो समाज के संपर्क में आने से ही होता है। अब जहाँ पर भाषा का जन्म समाज में होता है तो उसका विकास भी समाज में ही होता है, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। इसलिए उसे विचारों के विनिमय के लिए, एक दूसरे के साथ अपने विचारों का आदान प्रदान करने के लिए भाषा की आवश्यकता होती है। ये उसकी सबसे बड़ी विशेषता है। दूसरी विशेषता है निरंतर परिवर्तनशील। भाषा के मौखिक रूप को भी हम भाषा ही कहते हैं, लिखित रूप उसका बाद में आता है। अब यहाँ पर क्या है कि भाषा जो है उसके अंदर सदैव परिवर्तन होते रहते हैं। वो परिवर्तनशील है, निरंतर समय स्थान के अनुसार उसमें बदलाव होता रहता है। तीसरी विशेषता है भाषा अर्जित की जाती है। अर्जित का अर्थ होता है अर्जन करना, ग्रहण करना। मनुष्य जो है भाषा का अर्जन अपने चारों तरफ के वातावरण से करता है। जैसे अगर एक बच्चा पंजाबी वातावरण में रहता है तो वो वहाँ पर पंजाबी भाषा को ही सीखेगा। इसलिए भाषा जो है अर्जित की जाती है। अगला बिंदु है अनुकरण से अर्जित होती है। अनुकरण का अर्थ होता है सीखना, किसी को देख करके कैसा वो कर रहा है उसे वैसा खुद करना। जिस प्रकार से एक बच्चा है जब वो सुनता है जो उसकी माँ उसके पिता घर के अंदर बोलते हैं, वो धीरे धीरे
वो भी उसी भाषा को बोलने लगता है। इसलिए जो अनुकरण होता है वो मनुष्य का सबसे बड़ा गुण है। इसके माध्यम से वो सीखता है, अनुकरण के माध्यम से वो आगे बढ़ता है। अगला बिंदु है पैतृक संपत्ति नहीं है। जिस प्रकार एक पिता के द्वारा संपत्ति अपने पुत्र को दी जाती है, उसी प्रकार जो भाषा है उसे मिलती तो है, लेकिन जब वो किसी दूसरे वातावरण के अंदर बड़ा होता है तो वो वहाँ पर जाकर के अपनी पुरानी भाषा को छोड़ कर के उस भाषा को बोलने लगता है जो उस परिवेश के अंदर बोली जाती है। अगर भाषा पैतृक संपत्ति रही होती तो बालक चाहे कहीं भी रहता वो भारतीय भाषा ही सीखता। इसलिए भाषा पैतृक संपत्ति न हो करके अनुकरण के माध्यम से सीखी जाने वाली संपत्ति है। अगला बिंदु है इसका कोई अंतिम स्वरूप नहीं है। अब भाषा जो है कभी भी पूर्ण नहीं होती। हम ये नहीं कह सकते कि यहाँ पर आकर के भाषा समाप्त हो गई है, क्योंकि भाषा जो है आगे से आगे परिवर्तन के माध्यम से विकास करती रहती है। अगला बिंदु है भाषा का स्वरूप जो है परंपरागत है। परंपरागत का अर्थ है पुराना चला आ रहा है। जो भाषा है परंपरा से चली आ रही है। जो व्यक्ति है, जो मनुष्य है, वो परंपरा तथा समाज उन दोनों से उसको अर्जित करता रहता है। कोई भी एक व्यक्ति उसको उत्पन्न नहीं कर सकता, उसमें परिवर्तन तो कर सकता है, लेकिन अगर कोई भाषा का जनक या उसकी कोई जननी है, उसे पैदा किया है या आगे बढ़ाया है, तो वो हमारी परंपरा के माध्यम से और समाज के माध्यम से ही हो पाता है। धन्यवाद।